कभी सोचा है भारत में इतने अलग अलग तरह के बैंक क्यों हैं? स्टेट बैंक, एचडीएफसी, फिर कोई ग्रामीण बैंक, कोई पेमेंट बैंक। मतलब ये सब इतना उलझा हुआ क्यों लगता है? पहली नज़र में देखें तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिस्टम लगता है ना। तो आज ना हम इसी बैंकिंग पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक एक करके हर टुकड़े को उसकी सही जगह पर रखेंगे और देखेंगे कि आखिर ये पूरी तस्वीर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वाकई हमें इतने सारे बैंकों की ज़रूरत है? और देखिए, ये सवाल बिल्कुल सही है, पर मज़े की बात यह है कि ये जो उलझा हुआ सा सिस्टम दिखता है ना, ये कोई गलती नहीं है। ये तो एक सोचा समझा डिज़ाइन है। हर तरह का बैंक असल में एक खास टूल की तरह है, जिसे हमारी इकोनॉमी की किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे सिस्टम के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी आरबीआई से। फिर बात होगी उन बड़े कमर्शियल बैंकों की जिन्हें हम सब जानते हैं। उसके बाद हम उन बैंकों को देखेंगे जो खास तौर पर समुदायों के लिए काम करते हैं। और फिर जानेंगे कि उन लोगों तक बैंकिंग कैसे पहुंच रही है जो अब तक इससे दूर थे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम कैसे बदल रहा है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं जड़ से। देखिए, किसी भी देश के बैंकिंग सिस्टम की नींव होता है उसका सेंट्रल बैंक, और हमारे देश में ये जिम्मेदारी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की। आप आरबीआई को एक तरह से पूरे सिस्टम का बॉस मान सकते हैं। इसका सबसे बड़ा काम है पूरी इकोनॉमी में स्थिरता बनाए रखना। और पता है, आरबीआई भी कोई एक दिन में नहीं बना। इसकी कहानी शुरू होती है 1926 में, जब हिल्टन यंग कमीशन ने कहा कि भारत को एक सेंट्रल बैंक की जरूरत है। बस फिर क्या था, 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ, 1935 में कलकत्ता में इसकी शुरुआत हुई और 1937 तक इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट हो गया। लेकिन असली गेम चेंजर था 1949, जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। मतलब ये पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में आ गया और तब से ये हमारी इकोनॉमी का सबसे मजबूत पिलर बना हुआ है। आरबीआई की बात तो हो गई। अब आते हैं उन बैंकों पर जिनसे हमारा रोज का वास्ता पड़ता है, कमर्शियल बैंक्स। ये हमारे बैंकिंग सिस्टम के असली वर्कहॉर्स हैं। इन्हीं के जरिए हम अपने रोजमर्रा के सारे काम, मतलब पैसे जमा करना, निकालना, ये सब करते हैं, चाहे हम हों या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां। अब ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ना, इनको आप दो टीमों में बांट सकते हैं। एक है पब्लिक सेक्टर और दूसरी प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बैंक वो हैं जिनमें सरकार का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है, मतलब 51% से ज्यादा, जैसे हमारा अपना एसबीआई। और दूसरी तरफ है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जिनके मालिक प्राइवेट लोग या कंपनियां होती हैं। और हाँ, एक बात है, टेक्नोलॉजी के मामले में अक्सर प्राइवेट बैंक ही बाजी मार ले जाते हैं। शानदार मोबाइल ऐप्स और नई नई डिजिटल सर्विसेज लाने में ये हमेशा आगे रहते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े कमर्शियल बैंक तो शहरों और बड़ी कंपनियों को संभालते हैं, पर बैंकिंग तो सबके लिए होनी चाहिए ना, खासकर उन लोगों के लिए जिन तक ये बड़े बैंक शायद पहुंच ही नहीं पाते। तो चलिए अब बात करते हैं उन बैंकों की जो खास तौर पर समुदायों के लिए काम करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स यानी सहकारी बैंक। इनका फंडा ही अलग है। ये सदस्यों द्वारा सदस्यों के लिए के सिद्धांत पर चलते हैं। मतलब जो लोग इसमें पैसा जमा करते हैं वही इसके मालिक भी होते हैं। इनका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने ही मेंबर्स को सस्ती दरों पर बैंकिंग सर्विसेज देना है। बिल्कुल एक कम्युनिटी की तरह, जहां सब एक दूसरे की मदद के लिए साथ आते हैं। अच्छा, पुरानी हिंदी फिल्में तो देखी ही होंगी। वो मदर इंडिया वाला सीन याद है, जहां एक लालची जमींदार बेचारे किसान की जमीन हड़प लेता है। ये सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं थी, ये एक असली प्रॉब्लम थी। और इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए बनाए गए थे लैंड डेवलपमेंट बैंक्स यानी भूमि विकास बैंक। तो यहां पर सोच में एक बहुत बड़ा फर्क था। पुराने जमींदार जमीन छीनने के इरादे से कर्ज देते थे, लेकिन लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ने उसी जमीन को एक हथियार बनाया किसानों को मजबूत बनाने के लिए। वो किसान की जमीन को सिक्योरिटी के तौर पर रखकर उन्हें लंबे समय के लिए लोन देते हैं, ताकि किसान अपनी जमीन को और बेहतर बना सके, सिंचाई के साधन लगा सके या ट्रैक्टर जैसी मशीनें खरीद सके। मतलब रिश्ता वही जमीन का, पर सोच बिल्कुल नहीं। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं 21वीं सदी में। आज के ज़माने की प्रॉब्लम भी नई है और उनको सुलझाने वाले खिलाड़ी भी नए हैं। और आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब ये कि बैंकिंग सर्विसेज को देश के हर कोने, हर इंसान तक पहुंचाना, खासकर उन तक जो अब तक इस सिस्टम से बाहर थे। और इस लड़ाई के नए सिपाही हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ऊषा थोराट कमेटी की सिफारिश पर इन्हें खास मकसद के साथ बनाया गया था।
उन छोटे कारोबारियों, किसानों और मजदूरों तक पहुंचना जिन्हें बड़े बैंक अक्सर लोन देने से कतराते थे। और हाँ, ऐसा बैंक खोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए फाइनेंस की दुनिया में कम से कम 10 साल का तगड़ा एक्सपीरियंस और 200 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम चाहिए होती है। और सरकार ने इनके लिए एक रूल भी बना दिया है। इन्हें अपने टोटल लोन का कम से कम 60% हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर को देना ही होगा। ये प्रायोरिटी सेक्टर मतलब हमारी इकोनॉमी के वो हिस्से जिन्हें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि खेती किसानी और छोटे मोटे उद्योग यानी MSMEs। ये वही सेक्टर्स हैं जो हमारे देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देते हैं। अब इसी नई पीढ़ी के बैंकों में एक और टाइप है, पेमेंट्स बैंक्स। इनका काम थोड़ा अलग है। ये आपको लोन नहीं दे सकते। इनका सिर्फ एक ही फोकस है, छोटी मोटी जमाएं लेना और डिजिटल पेमेंट्स को एकदम आसान बनाना। मतलब देश को कैशलेस बनाने में मदद करना। तो अब तक की बातचीत से एक बात तो साफ है, हमारा बैंकिंग सिस्टम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा, बदलता हुआ सिस्टम है जो देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को लगातार ढालता रहता है। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं कि हमने क्या समझा। RBI जो स्थिरता का ध्यान रखता है, कमर्शियल बैंक जो रोजमर्रा के लेन देन को संभालते हैं, कोऑपरेटिव बैंक जो समुदाय की जरूरतें पूरी करते हैं, और स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट्स बैंक जो बैंकिंग को हर किसी तक पहुंचा रहे हैं। हर बैंक का एक खास काम है, एक खास प्रॉब्लम का सल्यूशन। तो आज के लिए तो ये पहेली सुलझ गई, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, जैसे जैसे भारत बदल रहा है, हमारी इकोनॉमी डिजिटल हो रही है, नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो बैंकों की अगली पीढ़ी किस नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आएगी? क्या वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए फाइनेंस करेंगे, या फिर साइबर सिक्योरिटी की नई दीवार बनेंगे, या शायद कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। इस सफर में साथ आने के लिए शुक्रिया।